हेलो फ्रेंड्स। अगर आप KVS TGT इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं या आपको 10th के बोर्ड्स के एग्ज़ाम देने हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। हमने इसके पहले के चैप्टर्स को कवर किया है, आप वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो में हम फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 3 का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द ब्लैक एरोप्लेन। आपको इस वीडियो में वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा, कोई समरी नहीं, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। और वीडियो के लास्ट में हम कुछ MCQs को भी सॉल्व करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको समझ आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। द ऑथर ऑफ द चैप्टर इज़ फ्रेडरिक फोर्साइथ। ये एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड जर्नलिस्ट है। इंग्लिश नॉवेलिस्ट है, इसका मतलब एक ब्रिटिश ऑथर है, ब्रिटिश राइटर है। इनके बहुत सारे नोटेबल वर्क्स हैं, जैसे द डे ऑफ जैकल, द फोर्थ प्रोटोकॉल। ओके, अब चलते हैं हम चैप्टर की तरफ। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। चंद्रमा ईस्ट की तरफ दिखाई दे रहा था। कमिंग अप का मतलब अपीयर होना। ईस्ट की तरफ चंद्रमा अपीयर हो रहा था, दिखाई दे रहा था। बिहाइंड मी, मेरे पीछे, यानी नैरेटर के पीछे। इसका मतलब ईस्ट नैरेटर के पीछे है, तो उसके सामने क्या है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, आप खुद सोचिएगा। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। और मेरे ऊपर एकदम क्लियर स्काई में स्टार शाइन कर रहे थे। चंद्रमा ईस्ट में दिखाई दे रहा था, मेरे पीछे स्टार्स क्लियर स्काई में शाइन कर रहे थे। क्लियर स्काई का मतलब है कि आसमान एकदम साफ था, बिल्कुल भी बादल नहीं थे। देयर वॉजन अ क्लाउड इन द स्काई। आसमान में एक भी बादल नहीं थे। I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. मैं बहुत खुश था अकेले इतनी ऊंचाई पर नीचे सोते हुए कंट्री साइड के ऊपर होने से। अब यहाँ देखिए आप, स्लीपिंग कंट्री साइड। कंट्री साइड मतलब कोई भी एरिया, कोई भी क्षेत्र, कोई भी प्रदेश। तो क्या कोई प्रदेश, कोई भी एरिया वो सोता है? नहीं ना। तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया है, जिसको हम मानवीकरण कहते हैं। किसी भी एब्स्ट्रैक्ट थिंग को जब हम लिविंग बींग्स की तरह से ट्रीट करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं, तो वहाँ हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर भी ऑथर ने पर्सोनिफाइड कर दिया है स्लीपिंग कंट्री साइड। सोते हुए कंट्री साइड के ऊपर मैं अकेला उड़ रहा था और मैं बहुत ही खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। तो पहली चीज़ समझनी है कि जो ऑथर है, राइटर है, वो फ्रांस से कहाँ जा रहा है? बैक टू इंग्लैंड। वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा है। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन। ऑथर अपने पुराने डेकोटा एरोप्लेन के साथ फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। ऑथर अपने हॉलीडे के बारे में सपने देख रहा था, और लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब आगे के बारे में सोचना। और वो आगे सोच रहा था कि वो जल्दी से अपनी फैमिली के साथ रहे या अपनी फैमिली से मिले। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। तो मैं अपने हॉलीडे के बारे में सोच रहा था और अपने फैमिली के साथ रहने को सोच रहा था। यानी यहाँ पे नैरेटर जो है, उसका हॉलीडे आ रहा है या उसको हॉलीडे मिला है, वो हॉलीडे पे जा रहा है अपनी फैमिली से मिलने। उसकी फैमिली कहाँ है? इंग्लैंड। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। नैरेटर ने अपनी घड़ी पे देखा तो कितने बज रहे थे? रात के 1:30 बज रहे थे, 1:30 हो रहे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट। नैरेटर ने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल में बात करनी चाहिए। एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन। जब मैंने एरोप्लेन के नोज से नीचे की तरफ देखा। अब ये एरोप्लेन का नोज क्या है? अगर ये एरोप्लेन है तो दिस इज़ द नोज, यानी कि एकदम सामने का जो हिस्सा है, जो एकदम फ्रंट का पार्ट है, उसकी बात कर रहा है। तो बोल रहा है नैरेटर कि मैंने एरोप्लेन के नोज से नीचे की तरफ देखा। आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। मैंने अपने सामने बड़े से शहर में जगमगाती हुई लाइट्स को देखा। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड। नैरेटर ने स्विच्ड ऑन द रेडियो, रेडियो को स्विच ऑन किया और उस पर बोला, एंड सेड पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS088 हियर, कैन यू हियर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। नैरेटर ने पूछा पेरिस कंट्रोल रूम में कॉल करके कि क्या आप मुझे सुन सकते हैं?
मैं इंग्लैंड की तरफ अपने रास्ते में हूँ। ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। तो रेडियो पर से उसको तुरंत ही एक जवाब मिलता है, डियर 088 आई कैन हियर यू, कि हाँ मैं आपको सुन सकता हूँ। यू आर टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ डियर 088 ओवर। यानी आपको 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ मुड़ना है। तो ऑथर ने कॉल क्यों किया, नैरेटर ने क्यों कॉल किया पेरिस कंट्रोल को? क्योंकि जब वो प्लेन पर है तो उसको रूट के बारे में जानकारी, डायरेक्शन पता होना चाहिए, तो वो डायरेक्शन कंट्रोल रूम से मालूम होते हैं। तो यहाँ पर उसको तुरंत ही आंसर मिलता है कि आपको कहाँ पे टर्न करना है, 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ टर्न करना है। आई चेक द मैप एंड द कंपास स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। नैरेटर ने मैप को चेक किया, कंपास को चेक किया, और प्लेन में जो दूसरा यानी कि 2 फ्यूल टैंक थे प्लेन में, और वो अब अपने सेकेंड और लास्ट फ्यूल टैंक को स्विच ऑन कर देता है। यानी फर्स्ट जो फ्यूल टैंक है वो अब ओवर हो गया है, ख़त्म हो गया है, और अब वो सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक को स्विच ऑन कर देता है एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड। और जैसा कि उसको इंस्ट्रक्शन मिला था उस तरीके से वो डेकोटा को, अपने प्लेन को 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ, इंग्लैंड की तरफ मोड़ लेता है। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट। अब हम भी छुट्टियों पे जब जा रहे होते हैं तो कितने खुश होते हैं, जिसका जो भी पसंदीदा चीज़ होता है वो सोचता है। तो यहाँ नैरेटर क्यों खुश है, आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, क्योंकि वो सोच रहा है मैं जल्दी सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे पहुँच जाऊँगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। और कैसा ब्रेकफास्ट करूँगा, एक बढ़िया इंग्लिश ब्रेकफास्ट। अब इंग्लिश ब्रेकफास्ट क्या है, इंग्लिश ब्रेकफास्ट का मतलब वो इंग्लैंड में जो ब्रेकफास्ट करेगा उसके लिए यहाँ बात कर रहा है, इंग्लिश ब्रेकफास्ट। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। कैसी फ़्लाइट थी, कैसी उड़ान थी, बहुत ही ईजी। ईजी फ्लाइट का क्या मतलब है, क्या वो सोते हुए जा रहा था? नहीं, यानी कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं थे, बिल्कुल क्लाउड्स नहीं थे, मौसम एकदम साफ था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ईजी फ्लाइट चल रही थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी। पेरिस मेरे पीछे 150 किलोमीटर पीछे था। यानी नैरेटर पेरिस से इंग्लैंड की तरफ जा रहा था, और पेरिस से वो कितना आगे आ चुका था, 150 किलोमीटर्स आगे आ चुका था। व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, और तभी उसने देखा कुछ बादल, स्टॉर्म क्लाउड्स। कैसे बादल, तूफ़ानी बादल। दे वर ह्यूज, बहुत ही बड़े बादल थे। ह्यूज मतलब बिग, बहुत ही बड़े बादल थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स। कैसे दिख रहे थे वे बादल, बिल्कुल काले पहाड़ों की तरह दिख रहे थे। यहाँ पर सिमिली का यूज़ किया है। सिमिली लाइक से जब हम किसी भी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं और लाइक या एस का यूज़ करते हैं, वहाँ सिमिली होता है। और कंपैरिजन भी 2 अलग अलग चीज़ों का करते हैं। जैसे यहाँ पर ऑथर ने क्या किया है, क्लाउड्स का कंपैरिजन किया है माउंटेन्स से। ये दोनों ही बहुत ही अलग चीज़ें हैं, क्लाउड्स एंड माउंटेन्स। तो और यूज़ किया है लाइक का, इसीलिए यहाँ पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस है, वो सिमिली है। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स। तो वो बादल कैसे दिख रहे थे, बिल्कुल काले पहाड़ की तरह, माउंटेन्स की तरह। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, ऐसे लग रहे थे जैसे ब्लैक माउंटेन्स मेरे सामने आसमान में खड़े हुए हों, माउंटेन्स स्टैंड कर रहे हों। I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. अब वो उड़ रहा है और वहीं पर बड़े बड़े बादल आ गए हैं, तो उसको पता है कि ना अब वो उसके ना ऊपर से उड़ सकता है, ना उसको कहीं से पास कर सकता है, ना ही आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल, मेरे पास अब इतना फ्यूल भी नहीं है। अभी हमने पढ़ा ना कि वो अपने सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक को स्विच ऑन कर चुका था, तो अब उसके पास इतना फ्यूल भी नहीं है कि वो उस क्लाउड के साउथ से या नॉर्थ से होकर के गुजरे। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट। नैरेटर ने सोचा कि अब तो मुझे पेरिस वापस ही जाना पड़ेगा। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मुझे तो घर जाना था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे तो वो ब्रेकफास्ट चाहिए था, मतलब उसको टाइम पर इंग्लैंड पहुंचकर अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करना था। आई विल टेक द रिस्क आई थॉट। नैरेटर ने सोचा चलो अब मैं रिस्क लूँगा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। और उसने क्या किया,
उस ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन को सीधे उस स्टॉर्म के अंदर घुसा दिया, स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, इनसाइड द क्लाउड्स। अब वो अपने प्लेन के साथ क्लाउड्स के अंदर है। एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। सारी चीज़ें कैसी हो गई, क्लाउड्स के अंदर वो लेकर के जब प्लेन को घुसा तो वहाँ पे सारी चीज़ें कैसी हो गई, सडनली ब्लैक। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। नैरेटर बताते हैं कि उस एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना क्या था, इम्पॉसिबल था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। सारा कुछ ब्लैक दिख रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। वो जो ओल्ड एरोप्लेन क्लाउड्स में लेकर वो गया था, वो क्या कर रहा था, उसमें ट्विस्ट कर रहा था। ट्विस्ट मतलब ऐसे गोल गोल घूम रहा है, जंप कर रहा है। आई लुक्ड एट द कंपस। ऑथर बताते हैं कि उसने कंपस की तरफ फिर से देखा। आई कुडंट बिलीव माई आईज। नैरेटर बताते हैं कि मुझे मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। द कंपस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। कंपस क्या कर रहा था, राउंड, बिल्कुल ऐसे जैसे हॉरर मूवीज़ में होता है, तो बिल्कुल वैसे ही कंपस राउंड एंड राउंड घूम रहा था। इट वॉज डेड। राउंड एंड राउंड घूमने का क्या मतलब है कि अब कंपस ख़राब हो चुका है। इट वुडंट वर्क। वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी अब काम करना बंद कर चुके थे। आई ट्राइड द रेडियो। नैरेटर ने रेडियो ट्राई किया। पैरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? देयर वॉज नो आंसर। लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिला। इट मीन्स रेडियो भी काम करना बंद कर चुका था। द रेडियो वॉज डेड टू। आई हैड नो रेडियो, नो कंपस एंड आई कुडंट सी वेयर आई वॉज। अब ना ही नैरेटर का रेडियो काम कर रहा था, ना ही कंपस काम कर रहा था, ना ही वो ये जान सकता था कि वो कहाँ है। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। मैं उस तूफान में खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी। तभी काले बादलों में बिल्कुल मेरे करीब आई सॉ अनदर एरोप्लेन। मैंने एक दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। उस एरोप्लेन के विंग्स पर कोई लाइट्स नहीं थी। एरोप्लेन के विंग्स पर लाइट्स होती हैं, तो यहाँ बोल रहे हैं कि जो दूसरा एरोप्लेन दिखा उसके विंग्स पर कोई लाइट्स नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन मैं देख सकता था कि वो एरोप्लेन उसी तूफान में मेरे बगल उड़ रहा था। आई कुड सी इट फ्लाइंग, मैं उसे उड़ते हुए देख सकता था नेक्स्ट टू मी, मेरे ही बगल, थ्रू द स्टॉर्म, उस तूफान में। आई कुड सी द पायलट्स फेस। मैं पायलट के चेहरे को देख सकता था। टर्न टूवर्ड्स मी, वो मेरी तरफ पलटा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। मैं एक दूसरे आदमी को देखकर बहुत ही खुश हुआ। ग्लैड मतलब हैप्पी हुआ। मुसीबत में जब हम फंसते हैं और वहाँ कोई दूसरा मिलता है तो थोड़ा तसल्ली होता है, तो पायलट का भी यहाँ वही हाल है। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। जो सेकंड पायलट था उसने अपना एक हाथ उठाया और उसकी तरफ वेव किया, हाथ हिलाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी। और वो हाथ हिला के क्या बोल रहा था कि मुझे फॉलो करो। ही नोज़ दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट। मैंने सोचा कि शायद ये जानता है कि मैं खो गया हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, और ये मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ। उसने अपने एरोप्लेन को धीरे से नॉर्थ की तरफ मोड़ा, इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, और मेरे डकोटा प्लेन के सामने लेकर आया, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, जिससे कि ये मेरे लिए ईजियर हो जाएगा, आसान हो जाएगा उसे फॉलो करना। वो अपने प्लेन को हमारे नैरेटर के सामने लेकर आता है, जिससे कि नैरेटर उसे ईजिली फॉलो कर सके। और यहाँ ईजियर लिखा हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री है ये। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. मैं बहुत खुश था to go behind the strange aeroplane, एक अनजान एरोप्लेन के पीछे जाने में, like an obedient child, बिल्कुल एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह। तो क्या बोल रहे हैं नैरेटर कि एक स्ट्रेंज एरोप्लेन को फॉलो करने में मैं इतना ज़्यादा खुश था, मैं उसे ऐसे फॉलो कर रहा था, जस्ट लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, जैसे एक कोई आज्ञाकारी बच्चा। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. लगभग आधे घंटे के बाद भी वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन अभी भी मेरे सामने था, उसी क्लाउड्स में। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. तो हमने पहले पढ़ा था कि
नैरेटर ने सेकंड फ्यूल टैंक पर स्विच किया था और अब वो बताता है कि देयर वॉज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर। अब उस सेकंड या लास्ट टैंक में सिर्फ इतना ही फ्यूल था, उस ओल्ड डेकोटा के लास्ट टैंक में सिर्फ इतना ही फ्यूल था कि वो 5 और 10 मिनट्स और फ्लाई कर सकता था। कितना? सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए वो और फ्लाई कर सकता था, इतना ही फ्यूल बचा था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। मुझे दोबारा से डर लगना शुरू हो गया था। ये फ्राइटेंड मतलब डर लगना, एफ्रेड होना। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन। लेकिन तभी ही यहाँ किसके लिए आया है? सेकंड पायलट के लिए, वो जो अनजान ब्लैक एरोप्लेन में पायलट था उसके लिए। तभी ही स्टार्टेड टू गो डाउन, वो नीचे उतरने लगता है। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैं भी उसे स्टॉर्म में फॉलो करते हुए जाता हूँ। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, और तभी अचानक मैं उन बादलों से बाहर निकल आया। केम आउट, कम आउट, बाहर निकल आना। एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। अब यहाँ पर आप देखिए, लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स, ये किसके लिए यूज़ हुआ है? ये रनवे के लिए यूज़ हुआ है, जहाँ पर प्लेन लैंड करता है। तो पायलट कहता है कि सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। मैं तभी बाहर निकल आया क्लाउड से और मैंने देखा कि मेरे सामने 2 लंबी लाइट्स की लाइन दिखाई दे रही है, यानी रनवे दिखाई दे रहा है। इट वॉज अ रनवे एंड एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ। अब नैरेटर खुश होता है कि मैं रनवे पे आ गया हूँ, मैं एयरपोर्ट पे हूँ और मैं बच गया। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। मैं पलटता हूँ, आई टर्न, मैं पलटता हूँ टू लुक फॉर, देखने के लिए अपने फ्रेंड को जो कि ब्लैक एरोप्लेन में था। यहाँ वो माई फ्रेंड कह रहा है, जिस सेकंड पायलट ने उसको बचाया उसके लिए, उस स्ट्रेंज पायलट के लिए, कि मैं पलटता हूँ अपने उस दोस्त को देखने के लिए जो ब्लैक एरोप्लेन में था। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आसमान साफ था, खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था। आई couldn't सी इट एनीवेयर, मुझे वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर। मैं लैंड करता हूँ, यानी वो नीचे उतरता है। एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा, और मुझे अपने उस ओल्ड डेकोटा से निकलने में बिल्कुल भी दुख नहीं था। यानी वो अपने उस डेकोटा प्लेन से उतरते ही भागते हुए कहाँ जाता है? नियर द कंट्रोल टावर, कंट्रोल टावर पे जाता है। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर। मैं जाता हूँ और मैंने पूछा एक महिला से जो कि उस कंट्रोल सेंटर में बैठी हुई थी, वेयर आई वॉज, कि मैं कहाँ था। एंड हु द अदर पायलट वॉज, और वो दूसरा पायलट कौन था। तो नैरेटर जैसे ही लैंड करता है, भागते हुए वो कंट्रोल टावर में जाता है और वहाँ जाकर जो विमेन बैठी थी उससे पूछता है कि मैं कहाँ था और वो दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद कहना चाहता था। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने मेरी तरफ, किसने? शी मतलब वो महिला जो वहाँ कंट्रोल रूम में बैठी हुई थी। जब उससे पूछता है कि वो दूसरा पायलट कौन था, मुझे बताओ, मुझे थैंक यू कहना है, तो वो उसको बहुत ही स्ट्रेंजली देखती है, बहुत ही अजीब तरीके से देखती है। एंड देन लॉफ्ट, और वो हंसना शुरू कर देती है। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म, नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट। वो महिला कहती है कि दूसरा एरोप्लेन वहाँ ऊपर इस तूफान में, नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, आज रात कोई भी दूसरा जहाज नहीं उड़ा। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, सिर्फ तुम्हारा ही इकलौता एरोप्लेन था जो मैं रडार पर देख सकती थी। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपस और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। अब नैरेटर ये हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि तो फिर किसने मेरी मदद करी टू अराइव देयर सेफली, वहाँ सेफली पहुँचने में। अराइव का मतलब पहुँचना, सेफली पहुँचने में। अगर हमसे पैसेज से पूछे कि अराइव का सिनोनिम क्या है, तो हम यहाँ लैंडेड बोल सकते हैं। तो बोलता है कि किसने मेरी मदद करी सेफली पहुँचने में, वो बिना किसी कंपस के, बिना रेडियो के, और यहाँ तक कि मेरे प्लेन के टैंक में इतना फ्यूल भी नहीं था, इतना ईंधन भी नहीं था।
इन सब चीज़ों के बिना मैं कैसे सुरक्षित बच पाया? हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन? वो कौन था, वो पायलट कौन था उस अनजान से काले एरोप्लेन में, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, जो उस तूफान में उड़ रहा था वो भी बिना लाइट्स के। तो ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है और ये एक मिस्ट्री स्टोरी है और आप पे छोड़ दिया जाता है कि आप इसको क्या समझोगे।